आपका टॉपिक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चल रहा है। पूर्व के वीडियो में हमने आपको बताया था कि गुडविल के मूल्यांकन के दो आधार थे। पहला फ्यूचर मेंटेनेबल बिजनेस प्रॉफिट्स, जिसकी गणना कैसे करनी है वो हम आपको बता चुके। दूसरा है सुपर प्रॉफिट। इसके बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। सुपर प्रॉफिट का मतलब है अधिलाभ, एक्स्ट्रा लाभ, आशातीत लाभ। ये ऐसे लाभ हैं व्यवसाय के सामान्य लाभ अर्जन क्षमता से यदि अधिक लाभ व्यापार में हो रहे हैं तो ऐसे लाभ सुपर प्रॉफिट या अधिलाभ कहलाएंगे। इक्वेशन के रूप में अपन इसको लिख सकते हैं, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स की गणना हम पहले कर चुके कि कैसे आपको करनी है, और आज हम आपको बता रहे हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट की गणना आपको कैसे करनी है। दूसरा इक्वेशन हमने इसी में बनाया, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है औसत रूप से व्यापार में विनियोजित पूंजी, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है सामान्य प्रत्याय दर जो प्रचलित है। तो इसमें भी नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको पहले एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की गणना करनी होगी। तो उसकी गणना कैसे होगी वो भी हमने नीचे आपको बताया हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। देखें, जिस व्यापार की या जिस संस्था की ख्याति का मूल्यांकन किया जा रहा है उस व्यापार में ख्याति के मूल्यांकन के समय स्वामियों की कितनी पूंजी विनियोजित है। तात्पर्य है कि ख्याति के मूल्यांकन के समय संस्था के पास स्वयं की स्वामियों की कितनी पूंजी उसमें लगी हुई है, इसको निकालने के लिए दो अप्रोच हैं। एक तो लायबिलिटी साइड अप्रोच और एक है असेट साइड अप्रोच। विद्यार्थियों को ज़्यादातर असेट साइड अप्रोच, संपत्ति पक्ष की जो अप्रोच है वो ही काम में लेनी है। इसके आधार पर कैसे निकाली जाएगी, तो देखें यहाँ कि संपत्ति पक्ष में आपके पास दीर्घकालीन संपत्तियाँ दी हुई होंगी। दीर्घकालीन संपत्तियों को हमने दो भागों में बांटा हुआ है। एक अदृश्य दीर्घकालीन संपत्तियाँ यानी कि इंटेंजिबल लॉन्ग टर्म एसेट्स, जिसके अंतर्गत आपकी गुडविल भी आती है। और गुडविल अकाउंटिंग दृष्टिकोण से दो तरह की आपको बताई थी पूर्व के लेसन में, एक परचेज्ड गुडविल और एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो यदि आपकी बैलेंस शीट में, यदि उस संस्था की बैलेंस शीट में जिसकी ख्याति का मूल्यांकन किया जा रहा है परचेज गुडविल या गुडविल एट कॉस्ट
बैलेंस शीट की असेट साइड में दिखाई हुई है तो उसका जो बाज़ार मूल्य है या जो आपका पुस्तक मूल्य है वो आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की गणना करते समय संपत्तियों में शामिल करना है। दूसरा, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, स्वयं के व्यापार की ख्याति, इसकी हम गणना कर ही रहे हैं, इसका आपको कोई मूल्य यहाँ नहीं लेना है। और जो आपकी दीर्घकालीन अदृश्य संपत्तियाँ हैं वो पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, यदि इनके बारे में आपको कोई भी वसूली मूल्य दे रखा है, बाजार मूल्य दे रखा है या पुस्तक मूल्य, जो भी आपको दे रखा है, पहले वसूली मूल्य आपको काम में लेना है। वसूली मूल्य नहीं दे रखा है, आपको बाजार मूल्य काम में लेना है। और बाजार मूल्य भी नहीं दे रखा है तो आपको पुस्तक मूल्य काम में लेना है। पुस्तक मूल्य से तात्पर्य ये है कि बैलेंस शीट में जो मूल्य दिखा रखा है अमाउंट के कॉलम में, यदि इनके बारे में कोई भी आयोजन बना रखा है और आयोजन संबंधित संपत्ति में से घटा के नहीं दिखा रखा है बल्कि लायबिलिटी साइड में आपने शो कर रखा है तो वो संबंधित जो आयोजन है संबंधित संपत्ति में से घटाकर ही उसका पुस्तक मूल्य आएगा, वो काम में लेना है। फिर आती है आपकी लॉन्ग टर्म टेंजिबल एसेट। ये वो संपत्तियां हैं जो भौतिक रूप से अपनी दिखाई देती हैं, विद्यमान रहती हैं। इन सभी संपत्तियों को जो भी आपकी उस बैलेंस शीट में उस स्थिति को दे रखी हैं आपको रिवैल्यूड वैल्यू, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू पर आपको शो करना है। वैल्यूड या रिवैल्यूड जो वैल्यू है या मार्केट वैल्यू है या एग्रीड वैल्यू और एक शब्द है, उन पर आपको इन संपत्तियों को शामिल करना है। यदि ये कोई भी मूल्य नहीं दे रखे हैं तो पुस्तक मूल्य पर आपको इनको शामिल करना है। पुस्तक मूल्य का तात्पर्य वही है जो अभी आपको बताया था कि किसी भी संपत्ति के बारे में यदि कोई आयोजन बना रखा है और आयोजन संबंधित संपत्ति में से घटा के आपने नहीं दिखा रखा है बल्कि लायबिलिटी साइड में दिखा रखा है तो ऐसा आयोजन घटाने के बाद ही उसका पुस्तक मूल्य आएगा और वो आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में शामिल करना है। फिर आपके पास इसी लॉन्ग टर्म असेट्स में एक एसेट्स और है आपकी इन्वेस्टमेंट्स। यदि आपके पास इन्वेस्टमेंट शब्द लिख रखा है तो आपको इनको नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट मानते हुए आपको शामिल नहीं करना है। और यदि आपको क्लियर कह रखा है कि ये ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट हैं तब आपको इनको शामिल करना है। इसके बाद आपकी चालू संपत्तियां आ जाती हैं। चालू संपत्तियों को आपको जो भी आपको मूल्य दे रखा है, मार्केट वैल्यू है, एग्रीड वैल्यू है या बुक वैल्यू, उस पर आपको यहाँ शामिल करना है। और तीसरी आपकी हैं फिक्टिटियस एसेट्स। ये आपकी वो संपत्तियाँ हैं जो कृत्रिम संपत्ति हैं, यानी कि संपत्ति नहीं है, इनको बेचने से उस संस्था को कोई मौद्रिक प्राप्ति नहीं होगी और ना ही इनकी कोई उपयोगिता है, लेकिन फिर भी इनको बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो कर रखा है। वो तब तक के लिए शो कर रखा है, ये सारे के सारे डेबिट बैलेंस हैं, लॉसेस हैं जो राइट ऑफ नहीं हो पाए हैं, तो इनको आपको शामिल नहीं करना है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट सेल्स है, एडवर्टाइजमेंट के आपके खर्चे हैं जो राइट ऑफ नहीं हो पाए, प्रारंभिक खर्चे हैं जो राइट ऑफ नहीं हो पाए, इनका आपको कोई भी मूल्य नहीं लेना है। इस तरह से ये आपके पास जो संपत्तियां हैं
ये कुल आपके पास संपत्तियां आ जाएंगी। इसको अपन ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं। इस ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड में से यदि अपन आउटसाइडर लायबिलिटीज़ को घटा दें, आउटसाइडर ये है जो संस्था के स्वामी हैं, उनके अलावा बाहर के व्यक्तियों को जो देनदारियां हैं, चाहे वो अल्पकालीन हैं चाहे वो आपकी दीर्घकालीन हैं, वो सभी आपको घटा देनी है। तो इसमें आपने घटाया लेस आउटसाइडर लायबिलिटीज़ और उसमें करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ का मतलब ये है वो सारे दायित्व जो एक लेखा वर्ष में पेमेंट करने हैं, इनको आपको पेमेंट वैल्यू पर, एग्रीड वैल्यू पर या बुक वैल्यू पर आपको घटाना है। और इसके बाद आपकी लेस लॉन्ग टर्म आउटसाइडर लायबिलिटीज़, यानी कि वो दायित्व हैं जो 1 साल से अधिक अवधि के लिए लिए गए हैं संस्था ने, उनकी राशि आपको घटा देनी है। इनको घटाने के बाद आपकी जो आ जाएंगी नेट कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आपकी आ जाएगी। और इस नेट कैपिटल एम्प्लॉयड में से ही यदि वर्ष का आधा लाभ घटा दिया जाए, वो भी आफ्टर टैक्स, तो करंट ईयर प्रॉफिट्स जो हैं वो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आपको घटा देने हैं, लाभों का आधा। तो ये आपके निकल के आ जाएंगी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। और इस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के आधार पर ही जब आपकी ये कैलकुलेशन हो जाएगी तो आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करके आपके व्यापार के आ जाएंगे सामान्य लाभ। और सामान्य लाभ आने के बाद जो आपके आशातीत भविष्य के जो लाभ हैं, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स हैं, इनमें से आपके नॉर्मल प्रॉफिट घटा देंगे तो सुपर प्रॉफिट आपके आ जाएंगे। इस तरह से अपन को सुपर प्रॉफिट की गणना करनी है। ये आपके ख्याति के मूल्यांकन के दूसरे लाभ हैं जो आधार हैं, बेस हैं। और आगे अपन जो पढ़ेंगे इसमें फिर शब्द आ रहा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसके बारे में क्या करना है, ये दर आपको दे रखी है तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं दे रखी है तो इसकी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है। वो कैलकुलेशन किस तरह से होगी अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।